रामेश्वर जी ने पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया था, उसी वक्त जिस वक्त हम सब लोगों ने जनता दल यूनाइटेड से फिर रिश्ता अपना तोड़ने का निर्णय लिया था। बहुत सारे लोगों को शायद यह जानकारी नहीं होगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाने की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, उस पृष्ठभूमि के निर्माण में रामेश्वर महतो जी की भूमिका थी। लेकिन कुछ परिस्थिति रही होगी जिसके चलते उस वक्त हम सब लोगों के साथ नहीं आए। देर से ही सही इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, तो इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद। देखिए, उस वक्त जब हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नींव फिर से रख रहे थे, तो उस वक्त हमारी कोशिश थी, यह कहने में हमको कोई हिचक नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड का जितना अधिक से अधिक हम नुकसान कर दें, उस वक्त हमारी यह कोशिश थी। और इसलिए ऐसी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की राजनीति में जनता ने जो दायित्व उनके ऊपर दिया था, उस दायित्व से मुंह मोड़कर अलग रास्ते पे चलने का निर्णय ले लिया था। जनता दल यूनाइटेड से छोड़ करके रामेश्वर जी आपके साथ आ रहे हैं। हमने कहा कि भैया यह निर्णय तो उनका है, हमारी रुचि अब जनता दल यूनाइटेड को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने में नहीं है। लेकिन क्योंकि उस वक्त जेडीयू में रहते हुए इन्होंने इतना रिश्ता बिगाड़ लिया था कि अब जेडीयू में रहेंगे तो उनका नुकसान होगा। और एक दिन इनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा कि भाई, जेडीयू में आप तब नहीं रहना चाहते थे जब जेडीयू गलत रास्ते पर जा रहा था। उस वक्त आपने रिश्ता इतना बिगाड़ लिया कि अब अगर जेडीयू के साथ रहिएगा तो शायद आपका भला नहीं होगा। तब इन्होंने मन बनाया और हम लोगों की पार्टी में आए। अब एनडीए गठबंधन में यहां रहे वहां रहे, आरजेडी में चले गए होते तो निश्चित रूप से यह ठीक नहीं होता। इससे एनडीए का भी नुकसान होता, हमारी पार्टी का भी नुकसान होता और जेडीयू का भी नुकसान। लेकिन उस वक्त यह मिशन था और मैं समझता हूं कि उस वक्त अगर इस मिशन पर हम लोग काम नहीं किए होते तो शायद बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हो गया रहता। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पार्टी फिर से बनाई। और रामेश्वर महतो जी जब उस वक्त हम लोगों के साथ आना चाहते थे, नहीं आए। और बाद में फिर से जब एनडीए गठबंधन का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड बन गया, तब इनको प्रेरित करना, इनसे आग्रह करना हमने छोड़ दिया। जनता दल यूनाइटेड को बिहार के लोगों ने ताकत दी। 2005 के पहले की स्थिति के जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको किसी भी तरह से सत्ता में नहीं आने देना है। उनको हटा करके, समाप्त करके जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने बिहार की गद्दी पर आसीन करने का काम किया था। लेकिन उन दिनों जिस समय हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक, क्योंकि लगा कि चलिए अब कोई बात नहीं है, अब जनता दल यूनाइटेड में रहें या हम लोगों के साथ रहें, अब बहुत अंतर नहीं पड़ता। दाल घी कहीं भी गिरे तो दाल में ही गिरना है। शुरू कर दिया, तब वहां से चिंता इस बात की फिर बढ़ी कि गलत रास्ते पर फिर बिहार जा सकता है, जा रहा था। तो यह बात उस समय फिर से चिंतन का विषय, हम सब लोग जो उस समय जनता दल, उस समय के जनता दल में थे, उसमें यह बात सामने आई। और उसी वक्त फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अलग से धारा बनने लगी और बाद में चलकर नीतीश जी के ऊपर इस विरासत को बचाने की जवाबदेही बिहार की जनता ने दी।
नीतीश जी ने तब से लेकर 2005 से लेकर अब तक निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम किया। हर तरह से दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला था, जिनको न्याय मिले इस बात का संघर्ष हमेशा आजीवन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी करते रहे। उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नीतीश जी की सरकार ने अनेक निर्णय लिए, ऐतिहासिक निर्णय लिए, तो अच्छा काम किया। लेकिन बीच में थोड़ा डगमग होने लगे तो उस समय हम लोगों का दायित्व था, हम लोगों ने सावधान किया और फिर से नीतीश जी इस रास्ते पर हैं। हम आप सब लोगों से कहना चाहते, आज की तारीख में इस विरासत को आगे बचाना, चुनाव के माध्यम से भी यही सरकार आगे रहे और इसके लिए हम सब लोग जो यहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथी हैं, हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम गांव में जाकर लोगों को बताने का काम करें। विपक्ष की ओर से फिर से कोशिश हो रही कि किसी तरह से फिर से हम सत्ता में आ जाएं। भाइयों और मित्रों, फिर से अगर विपक्ष के लोग सत्ता में आ गए तो बिहार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर से बिहार उसी दौर में चला जाएगा जिस दौर में 2005 के पहले बिहार हुआ करता था। हम सब लोगों का दायित्व आज बनता है कि हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक साथी, सभी लोगों का दायित्व बनता है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस काम में पूरी मुस्तैदी से लगने का काम करें। इसी की जरूरत है, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ यह देखना है कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ यही देखना है। और संकल्प है, एनडीए का डिसीजन है, संकल्प है इस बार विधानसभा चुनाव में कम से कम 225 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करना है। तो 225 जगह जिताने का काम करना है। अभी बता रहे थे रामेश्वर जी कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में इनके कहने का भाव यही लग रहा था कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में कोई हम लोगों के बीच का कोई व्यक्ति हो। देखिए, नीतीश कुमार जी भी हम लोगों के बीच के आदमी हैं। नीतीश कुमार जी हम लोगों के बीच के आदमी हैं और नीतीश कुमार जी एनडीए की ओर से बाकायदा तय नाम है। उन्हीं को अगले 5 साल के लिए उनके नेतृत्व में ही चुनाव भी होना है और अगला 5 साल के लिए नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। इसमें डेविएट नहीं होना है। अपनी ताकत जरूर अब मजबूती से बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हर तरह से बिहार आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ाने में हम सब लोगों का योगदान निश्चित रूप से होना चाहिए। और जो पार्टी के साथी, पार्टी से जुड़े हुए लोग, चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रूप में या उसके पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में आप सब लोग रहे, उस वक्त और आज में राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले जब जब हम लोग रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में या राष्ट्रीय लोक मोर्चा शुरुआती रूप में, उस वक्त और आज में फर्क है। उस वक्त हमेशा एक तरह से कहिए कि सत्ता से दूर हम लोग रहे हैं, खासकर बिहार में। लेकिन इस बार पहली बार न सिर्फ सत्ता के साथ हैं, बल्कि 2025 में फिर से जो सत्ता आएगी उस सत्ता का एक हिस्सेदार भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा होगा। तो जब हिस्सेदार हम होंगे तो एक एक साथी जो किसी भी स्तर पे पार्टी के साथी हैं, सब लोगों की भागीदारी उसमें होगी। यह बात ठीक है कि विधानसभा चुनाव में हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। एनडीए गठबंधन है, गठबंधन में जितनी सीटों पर हम तय करेंगे, एनडीए गठबंधन के लोग मिलकर उतनी सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कई बार मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भैया, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसमें कोई झंझट नहीं है। हम सब लोग मिलकर तय कर लेंगे कितनी सीटों पर एनडीए गठबंधन में कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी।
लेकिन जितनी सीटों पर भी हम चुनाव लड़े, जितने लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले हैं, सबको तो टिकट कोई भी पार्टी नहीं दे पाएगी, कोई भी पार्टी नहीं दे पाएगी। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भी जितने लोग टिकट के दावेदार हैं, सब लोगों को टिकट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको भी मिलेगा उनको मजबूती से जिता कर भेजिएगा और एनडीए गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी। उसमें जो आपकी पार्टी की हिस्सेदारी होगी तो सब साथियों का सम्मान निश्चित रूप से उस समय बढ़ेगा। आपके मान सम्मान को ख्याल रखने का काम उस हिस्सेदारी के समय जरूर पार्टी रखने का काम करेगा। तो इसलिए सब लोगों से आग्रह कि सब लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ, देखिए हमने तो पार्टी गठन के बाद एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार बिहार का दौरा किया और अभी कुछ दिन पहले तक हमने दौरा किया है, लोगों के बीच गए हैं और जहां जहां गए हैं बिहार भर में गए हैं, सभी जगह आप सब लोग गांव से आते हैं, आपको ज्यादा अनुभव होगा। हम लोगों ने भी महसूस किया है कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस बार फिर से सरकार बनने में। एनडीए के पक्ष में वातावरण है, हर तरह से वातावरण है। कई जगह दौरा के क्रम में लोग जरूर मिले, जिन लोगों ने कुछ विशेष काम के लिए आलोचना सरकार की, राज्य की सरकार की आलोचना की, लेकिन जो लोग भी जिन लोगों ने भी आलोचना जहां भी की, उनको भी यदि आज की तारीख में भरोसा है तो एनडीए के ऊपर ही भरोसा है। वैसे लोग जो किसी काम के लिए, खास काम के लिए आलोचना सरकार की कर रहे हैं, उनका भरोसा भी आरजेडी के लोग ऊपर नहीं है, उनका भरोसा भी एनडीए के ऊपर ही है। और कई बार हमने मीडिया के साथियों से कहा है, 20 साल से सरकार, लगभग 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही, 20 वर्षों में किसी भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कुछ हो जाती है, लेकिन हमें खुशी है कि अभी 20 साल के बाद भी वर्तमान एनडीए की बिहार की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार बनेगी। अब विपक्ष के लोग कुछ मुगालते में हैं और कुछ तो मुगालते में और कुछ जानबूझकर लोगों को झांसा देने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए उनकी ओर से भी कोशिश हो रही है। स्वाभाविक रूप से जब राजनीति करते हैं लोग तो कोशिश तो होगी, लेकिन उनकी कोशिश सफल न हो इसके लिए हम सब लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि उनकी कोशिश को हम सब लोग सफल नहीं होने। हम मुगालते में होकर कई बार दावा कर देते हैं आरजेडी के लोग कि पिछली बार हम 80-85 सीट जीत गए तो इस बार सरकार बना लेंगे, और पिछली बार भी जीत गए तो कोई आरजेडी अपने कारण से नहीं जीता। हम लोग जो एनडीए के लोग हैं, जिस स्वरूप में आज एनडीए है, इस स्वरूप में उस समय एनडीए नहीं था। एनडीए बिखरा हुआ था, आज का एनडीए उस समय बिखरे हुए स्वरूप में था। लोक जनशक्ति पार्टी जो आज एनडीए घटक दल के रूप में है, वह भी कई क्षेत्रों में बिहार में एनडीए के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, और हम लोग उस समय राष्ट्रीय लोक समता पूरे तौर पे घोषित अघोषित सब तरह से एनडीए के खिलाफ ही 2020 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। तो उस वक्त हम लोग भी खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। पूरा का पूरा शाहाबाद का इलाका और कुछ मगध का इलाका साफ हो गया। एनडीए बिल्कुल एकाध सीट जीता वरना सिर्फ 2 जगह, बाकी कहीं एनडीए नहीं जीत पाया। इसका भी कारण था कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में हम लोग एनडीए के खिलाफ थे और लोक जनशक्ति पार्टी भी आंशिक रूप से उनके साथ थी और आंशिक रूप से उनके साथ नहीं थी। तो इसके कारण ऐसा उस समय हुआ कि लगभग 80 सीट पर आरजेडी के लोग जीत गए। लेकिन इस बार जिस रूप में एकजुटता हमारी है, जिस रूप में
एनडीए आज है जिस स्वरूप में, लोक जनशक्ति पार्टी भी इसी के साथ, हम लोग भी अब एनडीए के साथ, अब कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2010 में जितनी सीटों पर आरजेडी के लोग चुनाव जीते थे, उतनी भी सीट अगर आरजेडी के लोग जीत गए इस स्वरूप में, तो समझिए कि बहुत ज्यादा सीट लोग जीत जाए, तो कहीं से प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कि आरजेडी के लोग। लेकिन हाँ, कुछ कोशिश में कई जगह पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, एनडीए जिस स्वरूप में था, एक आध सीट शायद, अगर जिस रूप में एनडीए का अभियान चल रहा था, अपेक्षा थी उस रूप में अगर सब लोग एनडीए के साथ होते हर जगह, तो एक आध सीट लोकसभा में महागठबंधन के लोग जीत सकते थे। पूरा का पूरा शाहबाद इस बार लोकसभा चुनाव में भी साफ हो गया। लोकसभा चुनाव में कोई आरजेडी के कारण हम लोग नहीं हारे, हम लोग तो अपने ही कारण चुनाव हारे। एनडीए के कारण एनडीए चुनाव हार गया, एनडीए के कारण एनडीए चुनाव हार गया। कई क्षेत्र में उस वक्त हम सुनते थे, लोग कहते थे कि नारा है नरेंद्र मोदी जी का अब की बार 400 पार, तो 400 सब जगह जीतेंगे, एक जगह हार ही जाएंगे तो 399 से भी सरकार बन जाएगी। भैया इस बार अगर विधानसभा चुनाव में चाहे शाहबाद के लोग हों या शाहबाद से बाहर के लोग हों, इस तरह से सोचिएगा। यह तो लोकसभा का चुनाव था कि बिहार में कुछ सीट हम लोग हार भी, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में एनडीए के लोग ही कहीं इस तरह से सोचेंगे तो फिर कठिनाई होगी और बैठे बैठाए आरजेडी के लोगों को फायदा हो जाए। तो बैठे बैठाए आरजेडी के लोगों को फायदा देने की गलती कोई किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। एनडीए अगर एकजुटता के साथ उस वक्त भी चुनाव लड़ता लोकसभा के समय, तो अपवाद एक आध साथ होता कि महागठबंधन जीतता, और इस बार विधानसभा चुनाव में भी वही परिणाम होना। एकजुटता के साथ चुनाव एनडीए लड़ेगा तो मजबूती से चुनाव जीतेगा, और 2025 क्या उससे ज्यादा सीटों पर एनडीए चुनाव जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। और इस बार पिछली गलती से लोग जरूर सबक लेंगे। जहां भी जिन लोगों ने जो गलती की, अब गलती करने के बाद लोग थोड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, तो पश्चाताप करने से काम नहीं चलता है। अब जब बात बिगड़ जाती है तो फिर उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। तो इस बार बात को नहीं बिगड़ने देनी। हम बिहार भर के लोगों से आग्रह आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि वैसी गलती, लोकसभा वाली गलती एनडीए के लोगों को नहीं करनी चाहिए। एनडीए के खिलाफ कहीं न लड़े, बल्कि एनडीए के लिए लड़े, मजबूती से लड़े। निश्चित रूप से हम सब लोग 2025 प्लस सीट जीतेंगे और सरकार बनेगी, और फिर से बिहार विकास के रास्ते पे जिस गति से चल रहा है उससे और ज्यादा तेज गति से बिहार आगे बढ़ेगा। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, इस एकजुटता को बनाए रखने की जरूरत है। एकजुटता बनी रहेगी तो हम लोगों का भी बहुत सारा मुद्दा है, एनडीए में रहते हुए बहुत सारा मुद्दा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मुद्दा है। जिन मुद्दों पर हमारी जरूरत है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जरूरत है। अलग अलग पार्टी एनडीए गठबंधन में है, लेकिन सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। उसी तरह से हम भी, हमारी पार्टी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन हमारा जो खास मुद्दा है, उन मुद्दों को हम जितनी मजबूती से उठाते रहे हैं, कोई और दूसरा नहीं उठाया, किसी ने उठाने का काम नहीं किया, किसी ने उठाने का काम नहीं किया। कॉलेजियम सिस्टम की बात लोग अभी भी करते हैं। कई जगह अपने राज्य में या राज्य से बाहर भी ऐसे ही कहीं यात्रा करते समय कई लोग मिल जाते हैं, चर्चा होती है तो सीधे उनको कॉलेजियम सिस्टम, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा सामने आते ही कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आप करते रहे, यह बात लोगों में चर्चा के रूप में बात आती है, और निश्चित रूप से आवश्यक है। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने देश में सबसे ज्यादा न्याय देने का दायित्व जिस संवैधानिक संस्था के ऊपर है, उसी संस्था में
अन्यायपूर्ण तरीके से जो लोग न्याय देने के काम में भर्ती होते हैं, उनकी भर्ती के लिए बिल्कुल अन्यायपूर्ण तरीका वहां है। अन्यायपूर्ण तरीके से इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली हो रही है। जब तक ऐसी स्थिति रहेगी तब तक दबे कुचले शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो भी संवैधानिक संस्था हमारे यहाँ है, देश के स्तर पे हो, राज्य के स्तर पे हो, उसमें सोशल डाइवर्सिटी हो, यह हमारा संविधान कहता है। हर जगह सोशल डाइवर्सिटी के लिए कोशिश हो भी रही है, लेकिन वहां जो सबसे बड़ी न्याय देने वाली संस्था है, वहां सोशल डाइवर्सिटी नहीं है। समाज के सभी वर्ग के लोगों को मौका नहीं मिलता है। जो बहाली की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आज कभी कभी अपवाद के रूप में देखिएगा तो एकाध कोई दलित समाज का व्यक्ति जज मिल जाएगा। अपवाद के रूप में एकाध कभी पिछड़ा परिवार का जज मिल जाएगा। अपवाद के रूप में महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य। और जो सिस्टम है, बहाली की जो प्रक्रिया है, उसमें अभी लोग नहीं आ सकते हैं इन वर्गों से। और इन वर्गों की बात तो छोड़ दीजिए, जो बहाली की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के कारण हम दलित, महादलित, पिछड़ा की बात क्या करें, सवर्ण जमात चाहे वह भूमिहार परिवार का हो, राजपूत परिवार का, ब्राह्मण परिवार का भी कोई बच्चा पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, जितनी मेरिट उसके अंदर हो, वह ब्राह्मण परिवार, भूमिहार परिवार का भी है, अगर गरीब घर का है तो उस परिवार का बच्चा भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता है। सबके लिए दरवाजा बंद है। समाज के तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए, जो गरीब घर से लोग आते हैं, जिनकी पहुंच बड़ी जगहों पे नहीं है, जिनके अभिभावक के पास पैसा नहीं, वह जज नहीं बन सकता है, नहीं बन रहा है। और इसका नतीजा है कि देश, जहां 140 करोड़ की आबादी का हमारा देश, इतना बड़ा देश, वहां महज 300, 350, हम 1000 लाख नहीं बोल रहे हैं, 100 बोल रहे हैं, 300, 350 परिवार के लोग ही अधिकांशतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्हीं परिवारों से लोग जज बन रहे हैं। बाकी लोगों के लिए दरवाजा बंद है। उस दरवाजा को खोलना पड़ेगा, और उस दरवाजा को खोलने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा तो पहले ही से संकल्पित है। चाहे सड़क पर हो या सदन के अंदर हो, हम सब लोग मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे। भाई और मित्रों, हमने जिस समय इस मुद्दा को उठाने का काम किया था, उस समय कम लोग बोल रहे थे, लेकिन आज तो हमको खुशी है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने भी इस पर चिंता व्यक्त करने का काम किया। वर्तमान राष्ट्रपति जी ने भी एक दिन, उनका भी स्टेटमेंट इस तरह का आया कि ऐसे लोग नहीं हैं वहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। उन्होंने भी चिंता व्यक्त करने का काम किया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जिस समय हम भारत सरकार में मंत्री थे, कॉलेजियम सिस्टम को बदलकर नई व्यवस्था लाने के लिए पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने निर्णय लिया, पार्लियामेंट में बिल आया, कानून पारित हुआ, लेकिन बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि इसको हम नहीं मानेंगे। अब समझ लीजिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना। भारत की सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भी चाहती है, उस समय कानून पारित कराने का काम हुआ, सरकार ने निर्णय लिया। लोकसभा में तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने उस बिल के समर्थन में अपना मत व्यक्त किया था, कोई खिलाफ नहीं था, सर्वसम्मत से यह बिल उस वक्त पारित हुआ। और उसके बाद जो कानून बना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है भाइयों और मित्रों। तो हमको आज खुशी है कि आज के प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, राष्ट्रपति जी भी चाहती है, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है, लेकिन संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें सबकी अपनी सीमा है। उस सीमा में हमेशा सरकार की अपनी सीमा है, न्यायपालिका की अपनी सीमा है, बाकी
हर संस्थाओं की अपनी सीमा है, उस सीमा में काम करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सरकार चाहकर भी नहीं कर पाई। हम आप सब लोगों से कहना चाहते, जब तक नहीं होगा, कॉलेजियम सिस्टम का अंत नहीं होगा और समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए दरवाजा वहां नहीं खुलेगा, तब तक इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहने का काम करना है, तब तक बढ़ाते रहने का काम करना है। भले या सरकार के चाहने से भी नहीं हो रहा है, अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिश है यह अभियान सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अभियान ही नहीं, जन जन का अभियान बने। जिस दिन यह जन जन का अभियान बन जाएगा, जनता का अभियान बन जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर होकर इसको मानने का काम करेगा, तो उसको भी विवश करने का काम करना है और तब तक इस अभियान को आगे बढ़ाना है। भाई और मित्रों, हम यह नहीं कहते, ऐसे समाज के लोग जो शोषित पीड़ित वंचित जिसकी भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, गरीब लोगों की भागीदारी की बात हम कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कहते इनमें से कोई कम मेरिट वाला विद्यार्थी हो, सीधे जात के नाम पर आप किसी को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बना दीजिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहते। हमारा तो सुझाव पहले से रहा है और सुझाव यह है, या जो कॉलेजियम का सिस्टम है उसको बदलिए, हटाइए और जिस तरह से एसपी कलेक्टर की बहाली होती है, एसपी कलेक्टर की कैसे बहाली होती है? एसपी कलेक्टर की बहाली के लिए अखबार में विज्ञापन निकलता है, कंपटीशन की परीक्षा के लिए जिसको भी जो भी अपने को पात्र समझता है उसमें आवेदन करता है, परीक्षा देता है, पास करता है, कंपीट करता है, वह व्यक्ति एसपी कलेक्टर बन जाता है, चाहे गरीब घर का हो, अमीर घर का हो, किसी परिवार का हो। ठीक वही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके ठीक वही व्यवस्था यहां भी हो, खुली प्रतियोगिता हो, उस प्रतियोगिता में जो भी बैठेगा, जिसके पास मेरिट होगी, जो भी उसमें कंपीट करेगा उस परीक्षा में, वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएगा। तो यह हमारी पार्टी का सुझाव है। तो इस मुद्दा को आगे बढ़ाते रहने का काम करना, इसलिए हमारी जरूरत है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जरूरत है। हम शिक्षा के सवाल को लेकर उस वक्त भी हम अभियान चला रहे थे, आज भी कई बार जो शिक्षक समुदाय के लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, या आम लोगों के बीच भी कई बार चर्चा होती है, तो शिक्षा सुधार की बात करने वाला कोई संगठन अगर है तो हम लोगों का संगठन है। लोगों के जेहन में आज भी यह बात है और यही कारण है कि लोगों की अपेक्षा हम लोगों से, कहीं किसी भी तरह हम लोगों के यहाँ लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर ज्यादा भरोसा है, इसलिए कि शिक्षा की चिंता करने का काम आपने हमेशा किया है। तो आज भी लोगों के मन में है और इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जरूरत इस रूप में ज्यादा है कि शिक्षा सुधार की बात ईमानदारी से करने वाला कोई संगठन अगर बिहार में है तो उसका नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। हम लोग ईमानदारी से बात करते रहे। उन दिनों जिन सवालों को हम उठाते रहे, जो पर्ची उस समय हम बांटते थे, शिक्षा सुधार आंदोलन चलाते समय 25 सूत्री जो डिमांड था हम लोगों का, आज भी आप लोगों में से किसी साथी के घर में पड़ा हुआ होगा। मीडिया के बंधु हैं, पुरानी फाइल उल्टेंगे, वहां से पर्ची मिल जाएगी। उस पर्ची में जो जो मांग हमने रखी थी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार का, कि जो जो मांग हमने रखी थी उन मांगों को, कई मांगों को, 25 में से कई मांगों को राज्य की सरकार ने निर्णय लिया हमारे डिमांड के अनुकूल। अब बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हो रही है। पुराना पर्चा निकाल के देखिएगा, पहली हमारी मांग थी कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों को बहाल कीजिए। शिक्षकों की बहाली अब बीपीएससी से हो रही है कि नहीं हो रही। टीचर लोग भले कई जगह गुस्सा होते हैं, लेकिन सामाजिक दायित्व का थोड़ा ध्यान उनको रखना चाहिए। निश्चित रूप से उनका परिवार है, धंधा है, सब कुछ है, लेकिन नौकरी में है, जो दायित्व है उनके ऊपर, इसका ध्यान रखते हुए उनसे भी हम आग्रह करना चाहते हैं, आपकी सुविधा बढ़े। हमारी पार्टी हमेशा से इस बात को मानते रही है। पुराना नारा हम लोग पहले सुनते थे कि जब तक शिक्षक भूखा है
ज्ञान का सागर सूखा है। तो निश्चित रूप से शिक्षक भूखा रहेगा तो ज्ञान का सागर सूखा रहेगा, मानते हैं। तो उनका भी, उनकी जो समस्या है उसका भी हल होना चाहिए। राज्य की सरकार कर भी रही है, जितना उनके वेतन से संबंधित विषय हो, नौकरी से संबंधित विषय हो, नीतीश कुमार जी की सरकार ने ध्यान देने का काम किया है। पहले की सरकार ने उतना ध्यान देने का काम नहीं किया। तो उनकी समस्याओं का भी समाधान हो रहा है, लेकिन थोड़ी परेशानी कुछ नई चीजों को लाते हुए शिक्षक बंधु को होने लगती है। तो शिक्षक बंधु गुस्सा में हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। हम कहना चाहते, हम लोग भी चाहते थे उस समय, जो डिमांड 25 सूत्री जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी हमने लिखा था कि शिक्षक समय पर आए, समय पर जाएं, इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी पर्चा में लिखा हुआ है। और राज्य की सरकार को हम फिर धन्यवाद देंगे कि राज्य की सरकार ने हमारी इस मांग को भी हूबहू मान लिया है और बायोमेट्रिक तरीके से आज अटेंडेंस हो रहा है। तो हर तरह से और भी कई मांग है जिसको राज्य की सरकार ने मान लिया है और धीरे धीरे उस पर राज्य की सरकार काम करने लगी है। तो हमारी जरूरत है, हमारी पार्टी की जरूरत है कि शिक्षा सुधार को लेकर हम हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और उसका लाभ भी बिहार को मिलता रहा है। बिहार को लाभ अभी भी मिल रहा है और आगे आने वाले दिनों में जहां तक बिहार की शिक्षा को हम पहुंचाना चाहते हैं, जैसी शिक्षा हम बिहार में गरीबों के लिए करना चाहते हैं, उस तरह की शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक अभियान हमारा चलता रहेगा। राज्य की सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको भी हम साधुवाद देना चाहते हैं और साथ ही साथ अपेक्षा है कि हमारी और मांगों को भी राज्य की सरकार पूरा करने का काम करे। और कई मांगों को पूरा राज्य की सरकार ने उस 25 सूत्री डिमांड में से किया है। सबकी चर्चा करने का वक्त नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर राज्य की सरकार चल रही है तो हम लोगों को खुशी हो रही है। हम लोग जो चाहते थे उस तरह से राज्य आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी उस रूप में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम सब लोगों को मिलकर उनको ताकत देने का काम करना है। और ताकत देने का सबसे बड़ा समय यही है। बिहार की जनता से भी अपेक्षा है, बिहार की जनता से आपके माध्यम से आग्रह है, अपील है, इस बार एनडीए को फिर से सब लोग मिलकर जिताएं और पार्टी के आप सब जो साथी हैं सब लोग जाकर के पूरी एकजुटता के साथ, मेहनत के साथ लग जाइए। 2025 में मतलब इसी साल जो विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए सब लोग मजबूती से लग जाइए। यही आग्रह, निवेदन आप सब लोगों से इस अवसर पे हम करना चाहते हैं। और फिर से महामानव कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन आप सब लोगों की ओर से अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सब लोग जो बिहार भर से आए, इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन आपने किया, इसके लिए रामेश्वर जी का भी धन्यवाद। रामेश्वर जी से हम बार बार कहते थे कि कार्यक्रम किए। नीतीश जी की बातों पर भरोसा करके बिहार की जनता ने लालू जी के ऊपर बिहार की गद्दी को सौंपने का काम किया। शुरुआती दौर में 2000 माफ कीजिएगा 1995, 90 और 95 के बीच में शुरुआती दौर में जो शासन लालू यादव जी ने चलाने का काम किया, उस वक्त कुछ वर्षों तक उन्होंने ठीक किया। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद जनता से जो ताकत उनको मिली, जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को बचाने के नाम पर उस ताकत का उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जनता के हित में नहीं अपने परिवार के हित में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तब वहां से चिंता इस बात की फिर बढ़ी कि गलत रास्ते पर फिर बिहार जा सकता है, जा रहा था। तो यह बात उस समय फिर से चिंतन का विषय, हम सब लोग जो उस समय जनता दल, उस समय के जनता दल में थे, उसमें यह बात सामने आई। और उसी वक्त फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अलग से धारा बनने लगी और बाद में चलकर नीतीश जी के ऊपर इस विरासत को बचाने की जवाबदेही बिहार की जनता ने दी। नीतीश जी ने तब से लेकर 2005 से लेकर अब तक निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम किया है। हर तरह से दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित
समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला था, जिनको न्याय मिले इस बात का संघर्ष हमेशा आजीवन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी करते रहे। उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नीतीश जी की सरकार ने अनेक निर्णय लिए, ऐतिहासिक निर्णय लिए, तो अच्छा काम किया। लेकिन बीच में थोड़ा डगमग होने लगे तो उस समय हम लोगों का दायित्व था, हम लोगों ने सावधान किया और फिर से नीतीश जी इस रास्ते पर हैं। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, आज की तारीख में इस विरासत को आगे बचाना सिर्फ पार्टी के हित में जरूरी नहीं है, राज्य के हित में। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिनके लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके हित में इस विचारधारा को आगे बचाना, इस विचारधारा को आगे ले चलना, इसकी नितांत आवश्यकता है। यह विचारधारा मजबूत रहेगी तो जो दबे कुचले शोषित पीड़ित न्याय से वंचित लोग हैं उनको एक छतरी मिल पाएगी। अगर यह विचारधारा नहीं बचेगी तो वैसे लोगों को छतरी नहीं मिल पाएगी, और जब वैसे लोगों को छतरी नहीं मिल पाएगी तो बिहार का फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज सबसे बड़ी चुनौती हम सब लोगों के सामने यही है, फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी आ गए इस रास्ते पे। आज बिहार की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में इस विचारधारा को आगे ले चलने का काम कर रही है, और देश के स्तर पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को ध्यान में रखने का काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने अभी कई वक्ताओं ने इस बात को कहने का काम किया। उसके पहले की किसी सरकार ने, जिस सरकार में लालू यादव जी बहुत बड़ी ताकत में होते थे, उस वक्त कांग्रेस के समय में जो चाहते लालू जी भारत की सरकार वह करती। एक समय ऐसा था जो चाहते भारत की सरकार वह करती, लेकिन उस वक्त नहीं। बाद में जब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ताकत आई तब भारत रत्न की उपाधि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देने का काम। तो हम भारत रत्न की उपाधि भारत की सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दी। इस बात के लिए इस सभा से हम सब लोग मिलकर एक बार हाथ उठाकर भारत सरकार को धन्यवाद देने का काम करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार भी आज खास करके बिहार के हित में हर तरह से बिहार आगे बढ़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार काम कर रही है। पिछली बार जब फिर से सरकार बनी केंद्र में, और सरकार बनने के बाद भारत की सरकार ने पेश किया उस बजट की आलोचना कुछ लोग जो बिहार से बाहर के लोग हैं उन लोगों ने यह कहा